जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो अपना चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 के स्टूडेंट द्विघात समीकरण। साथियों, आखिर ये द्विघात समीकरण क्या है? आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, अगर एग्जाम में द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आया और ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे वो क्वेश्चन ना बने, यानी आप उस क्वेश्चन को फोड़ दोगे। अब देखिए, हम बात करते हैं कि आखिर दोस्तों द्विघात समीकरण क्या होता है। साथियों, अभी तक हमारी 3 सीरीज कंप्लीट हो चुकी थी, बहुपद की और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और वास्तविक संख्या की। अगर अभी तक नहीं देखा तो आप देखिए, चौथी सीरीज ही है। साथियों, द्विघात समीकरण मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद क्या होता है। आप सिर्फ मुझे ये बता दो कि द्विघात बहुपद क्या होता है। अगर आप मुझे ये बता दोगे द्विघात बहुपद क्या है तो मैं आपको द्विघात समीकरण बता दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक डिमांड रख दी आपसे। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात बहुपद में अंतर क्या है? बहुत ही ज्यादा सिंपल सा अंतर है, वो देखिए क्या। आपने साथियों द्विघात बहुपद में क्या पढ़ा था कि चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। चर की अधिकतम घात आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था और सबने पढ़ा है। क्या पढ़ा था कि अगर साथियों अगर कोई द्विघात बहुपद होगा, कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। अगर कोई द्विघात बहुपद होगा तो उसमें चर की जो अधिकतम घात होगी वो 2 होगी। कितनी होगी? चर की जो अधिकतम घात होगी वो 2 होगी। अब आपने देखा, अब मैं आपसे ये कहूं कि दोस्तों द्विघात समीकरण भी होगा, उसकी भी चर की अधिकतम घात कितनी होगी? चर की अधिकतम या बड़ी से बड़ी घात, अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। अब द्विघात बहुपद की भी अधिकतम घात 2 है और द्विघात समीकरण की भी अधिकतम घात 2 है। किसकी अधिकतम घात? चर की। अब आखिर दोस्तों इन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो सीखते हैं ना। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों द्विघात बहुपद, आपने देखा होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता था साथियों? द्विघात बहुपद में कि जो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक द्विघात बहुपद लिख दूं 6x² प्लस 9x प्लस 7। ये मैंने आपके सामने एक द्विघात बहुपद लिख दिया। क्या लिख दिया? द्विघात बहुपद। तो दोस्तों आपने देखा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ये किसका व्यापक रूप होता है? द्विघात बहुपद का। तो भाई साहब, समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? मैं कहूं द्विघात समीकरण का भी ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी दोस्तों आप समझो, जब हम द्विघात बहुपद को जब हम द्विघात बहुपद को बराबर 0 के कर देते हैं, यहां पर देखिए, जब हम द्विघात बहुपद को अगर बराबर 0 के कर रहे हैं तो वो साथियों बन जाता है, क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण। बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझ सकते हो आप। क्या साथियों, आपने एक चीज देख ली। क्या देख ली? देखिए, मैंने पहले द्विघात बहुपद लिखा था 6x² प्लस 9x प्लस 7। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे साथियों बताओ ये क्या है, तो आप लोग आंख बंद करके बता दो कि भाई ये है द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। वहीं अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैंने इसको बराबर 0 के कर दिया, बराबर 0 के कर दिया, अब बताइए अब ये क्या है? तो आप क्या कहोगे? ये द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया? द्विघात समीकरण का। अब मैं आपसे पूछूं कि द्विघात समीकरण क्या है, तो आप लोगों को बस ये कहना है, जब हम द्विघात बहुपद को, किसको? द्विघात बहुपद को बराबर 0 के करते हैं, किसके? बराबर 0 के करते हैं, तो वह समीकरण बन जाता है, वह द्विघात समीकरण बन जाता है। कितना बन जाता है? द्विघात समीकरण। अब देखिए, अब क्या होता है दोस्तों, जहां द्विघात समीकरण की कंडीशन सुनिए और द्विघात बहुपद की आपने देखा था, यहां पर दोस्तों जो चर a है, a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। चर का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पर a का मान जो चर होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात आप याद रखना। और वो द्विघात बहुपद में भी दोस्तों जो a होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब आपने क्या सीख लिया साथियों? आपने बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट चीज आज सीख ली। क्या? कि अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है, अब मैं उसको क्या करता हूं? बराबर 0 के कर देता हूं, तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। और जब मेरे प्यारे बच्चों को समीकरण प्राप्त हो जाती है तब तो कोई आसानी नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, पहले दोस्तों मैं अब आपको यह बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझोगे। अब दोस्तों आपको चैप्टर तो पढ़ रहे हो, लेकिन आपको यह तो पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है वो देखिए। ठीक है, देखिए आपको क्या पढ़ना होगा दोस्तों। पहला कि द्विघात समीकरण को बनाना, यानी द्विघात समीकरण को बनाना।
पहले आप क्या देखोगे, द्विघात समीकरण आप बना, मतलब दोस्तों आपको कोई कथन दिया गया होगा, क्या कथन, उसके जरिए आपको एक द्विघात समीकरण बनाना होगा। क्या, द्विघात समीकरण को बनाना आपको इस चैप्टर में ये सीखना होगा। क्या, कि आखिर भाई साहब द्विघात समीकरण बनता कैसे है। दूसरी चीज आपको सीखनी होगी, अब दोस्तों इसकी विधियां होती हैं, इसकी क्या होती हैं, विधियां, कि आखिर हम इस समीकरण को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला विधि होगी गुणनखंड, गुणनखंड पहली विधि होगी गुणनखंड। दूसरी होगी दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि। क्या, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से हम सॉल्व कर सकते हो। और तीसरी का नाम होगा, यानी दोस्तों जो थर्ड विधि होगी श्रीधाराचार्य विधि। क्या, अब दोस्तों ये गणितज्ञ हैं जिन्होंने एक विधि दे दी जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा आसान होगी, श्रीधाराचार्य जी की विधि, श्रीधाराचार्य सूत्र से, इसको सूत्र भी बोलते हैं। ओके, अब आपने ये देख लिया कि भाई साहब हमको देगा समीकरण में सिर्फ ये पढ़ना है कि गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि, श्रीधाराचार्य विधि। और इन विधि लगाने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर द्विघात समीकरण बनता कैसे है। हमारे पास कथन दिए गए होंगे जिनसे हम अपना द्विघात समीकरण बनाएंगे। उससे पहले हम ये जांच कर लेते हैं कि पहले हम ये जांच करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो साथियों अब हम अपनी प्रश्नावली 4.1 को खोलते हैं और अपनी बात करते हैं आगे। तो अब आपकी डायरेक्ट दोस्तों जो प्रश्नावली 4.1, क्या, अब आपकी प्रश्नावली 4.1 का हल देखोगे आप। किसका, 4.1 का हल जो आपकी प्रश्नावली है। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं कि क्या पूछा गया है। इसमें साथियों पूछा गया है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब आपको एक कथन दिया है। अब जैसे देखिए मैं बुक से देख रहा हूं, आपको यहां पर दिखेगा क्वेश्चन में लगा दूंगा। ओके, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहला कथन दिया गया है दोस्तों x + 1 का होल स्क्वायर। क्या दिया गया है, x + 1 का होल स्क्वायर जो कि बराबर है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x - 3। किसके, 2x - 3, 2 कोष्टक x - 3। अब देखिए हमें दोस्तों ये पता करना है, ये प्रश्नावली 4.1 है, आप लोग याद रखना, यहां पर लिख देते हैं। अब साथियों इसमें क्या पूछा गया, हमें इनसे ये पता करना है कि ये कह रहे हैं कि इसको जांच कीजिए, किसको, इसको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम जांच करते हैं दोस्तों। आपने यहाँ पर क्या, इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लें, तो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a² + b² + 2ab। कोई किताबों में 2ab यहाँ पे लिखा होता है, b² यहाँ पे लिखा था, वरना उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपने देखा कि a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला है। तो दोस्तों a² यानी x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी b का स्क्वायर होगा। अब b के स्थान पर यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × x × 1, 2 × x × 1। इतनी बात समझ में आई। अब दोस्तों इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 2x लिख लो। क्या, 2x, जो कि ज्यादा लंबा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ये हो गया 2x, ठीक है, बराबर। अब दोस्तों देखिए, अब इस 2x का गुणा, इस सूत्र को मैं साफ क्यों ले रहा हूं, आपका कैमरा हल गया शायद, अभी मैं चेक करता हूं। हाँ दोस्तों अभी तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि अब आप देखोगे आपको इसको सॉल्व करना होगा। किसको, इसको, 2x वाले को। तो अब दोस्तों यहाँ पे 2 का गुणा x में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x माइनस, अब 2 × 3 = 6। अब देखिए आपको ये चीज प्राप्त होगी। अब आप क्या करो, या तो इस संख्या को, ये जितने भी पद हैं इधर साइड ले आओ, या इस वाले पद को इस साइड ले जाओ। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पद को इधर साइड ले आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 2x, ये 2x हो गया। अभी 2x प्लस क्या है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है भाई, अब ये माइनस का 6x है। किसका है, माइनस का 6। अब माइनस का जो 6 है वो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 6। अब दोस्तों अगर मैं इस चीज को बराबर 0 के कर दिया, इस चीज को क्या कर दिया, बराबर 0 के कर दिया। अब देखिए ये आपका प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, खत्म हो गया, खत्म खलास। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x² 6 × 1 = 7, x² + 7
बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब आप बताइए क्या ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है? क्या ये समीकरण है जो द्विघात समीकरण है? अब आप लोगों को बताना होगा क्या ये द्विघात समीकरण है। तो आप कमेंट में बताइए जो आपको ये मिला है द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपको ही बताना होगा, मैं बहुत ही कम बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्या है सेकंड क्वेश्चन? दोस्तों अब मैं देखता हूँ कठिन कौन सा है, वो आपसे कराऊंगा क्योंकि आपसे सेकंड वाला बन जाएगा। जो कठिन है वो देखते हैं। थर्ड भी बन जाएगा x माइनस 2x प्लस 1, ये भी आप कर सकते हो क्योंकि सेम ऐसा ही है। तो दोस्तों कठिन कौन सा है वो देखते हैं। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको बताना होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हम दोस्तों आपकी प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो जो कि दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब वो देखते हैं, इसको साफ करते हैं। अब आपको बताना होगा कि दोस्तों ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब देखिए आपका दोस्तों OBI, अब आपका 6 क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैंने आपको एक तरीका बता दिया, इसके जरिए से आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। फिर भी मैं आपको 6 वाला और करा रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या है साथियों? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या है? प्लस का 1 बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब यहां पर भी आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वैसा ही रखा रहने दो। अभी पहले हम इस सूत्र को खोलेंगे, प्लस 3x प्लस का 1 बराबर, अब ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का क्या है दोस्तों? प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, या माइनस 2 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, आएगा वही माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 2 दूनी 4x। क्या लिख सकते हैं? 4x। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 4x। ये 4x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये x स्क्वायर, अब मैंने आपको क्या बताया था? अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 2 का वर्ग 4, आप लोग कंफ्यूज मत जाना, 2 का वर्ग 4, ठीक। अब देखिए मैंने आपको बताया था या ये जितने ये 3 पद इधर है आप इधर ले जाओ, या इन सारे पदों को आप इधर ले आओ। तो हम इन वाले पदों को यानी जो राइट हैंड साइड है वे सारे पद हम इधर ले आ रही है, तो दोस्तों चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये जितने पद जैसे वैसे ही लिख ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए अब देखने वाली बात ये है दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर है, इधर आके ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये क्या हो गया? माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अभी प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4, अभी माइनस का 4x है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का 4x। अब इन चीजों को बराबर कर दिया 0 के, ठीक है भाई। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस खत्म, ठीक, खत्म, खलास। अब 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x कितना हो गया? 7x, ठीक है भाई। अब देखिए प्लस का 1 माइनस का 4 कितना बचा? माइनस का 3। अब आपका जो समीकरण प्राप्त हुआ है 7x माइनस 3 बराबर 0। अब आपसे पूछा गया है क्या ये जो द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो दोस्तों ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों आपने द्विघात समीकरण व्यापक रूप देखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर ax स्क्वायर तो पद ही नहीं आया है, तो इसीलिए ये दोस्तों आपका जो दिया गया है व्यंजक वो द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। फिर मैं आपसे पूछूं दोस्तों ये कौन सा समीकरण है? 7x माइनस 3 बराबर कौन सा समीकरण है? तो ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसमें चर की जो अधिकतम घात होती है वो 1 होती है। अब यहाँ पर जो चर आपका x है उसकी अधिकतम घात बच्चे कितनी है? 1 है, इसीलिए ये क्या है? रैखिक समीकरण है। लेकिन साथियों हमसे ये पूछा गया था कि हमारे पास ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये है इसलिए नहीं क्योंकि ये इसकी व्यापक रूप को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसीलिए दिया गया बीजीय व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है, जो आपको पता होना
चाहिए। अब देखिए, अब आपने दोस्तों पहले का फर्स्ट किया और फोर्थ सिक्स किया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब दूसरे का फर्स्ट, इसके सारे करेंगे, ठीक है। अब आप प्रश्नावली 4.1 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे। किसका? सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है। अब देखिए, अब बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। एक दोस्तों पहले देखिए, आपको पहले एक हेडिंग पड़ी हुई है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आ गई वही बात मैंने आपको बताया था, जब आप द्विघात समीकरण पढ़ते हो तो आपको उससे पहले चार चीजें आनी चाहिए। क्या? पहले कि हम द्विघात समीकरण को बनाते कैसे हैं, ये जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक ना ही हम दोस्तों गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, ना ही पूर्ण वर्ग विधि, नहीं श्रीधराचार्य सूत्र से। तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आखिर द्विघात समीकरण बनता कैसे है। जब आप ये जान लेते हो कि द्विघात समीकरण बनता कैसे है, उसके बाद आप लगाओगे ये तीन विधियां। इसीलिए साथियों किताब बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। उन्हें आंसर से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। अब देखिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन ही है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर। तो पहले दोस्तों ये क्वेश्चन है क्या कि जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है? 528 कितना है? 528 वर्ग मीटर है। ओके, ये 528 वर्ग मीटर है, ठीक है। देन उसके बाद कह रहा है साथियों, जो क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है, कैसे करेंगे देखिए। अब हम यहां पर डालेंगे हल। क्या करेंगे? हल। अब देखिए, अब ये जो दोस्तों भूखंड कैसा? आयताकार, यानी अब आपके दिमाग में एक ऐसा फिगर बनना चाहिए। आयताकार मतलब लंबाई समान, चौड़ाई समान, यानी आमने सामने की भुजाएं समान होंगी, उसी को आयत कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों? 528 वर्ग मीटर। और वहीं इसकी जो लंबाई है, क्या लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। अब देखिए, तो हम क्या करते हैं, पहले चौड़ाई को मान लेते हैं। तो माना भूखंड भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख लो, माना चौड़ाई बराबर x, लेकिन लिख देते हैं। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर, अब आप यहां पर एक साथ और जोड़ सकते हो, आयताकार। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x। चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों? चौड़ाई बराबर x। अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि आयताकार जो भूखंड है आपके पास, उसकी जो चौड़ाई है वो x है। अब मैं ये कह दूं दोस्तों, आपके पास 2 रुपए हैं और आपके मित्र के पास आपसे 2 गुने से 1 अधिक है, यानी 2 दूनी 4, उसके पास कितने रुपए हो गए? 5 रुपए हो गए। ठीक इसी प्रकार देखिए, ये क्या कह रहा है कि आयत की जो चौड़ाई है, वो जो आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी, यानी इसमें 2 का गुणा कर दें और 1 अधिक है, तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? यानी भूखंड की चौड़ाई x, तो तब या माना भूखंड की चौड़ाई x तथा लंबाई कितनी हो जाएगी? तथा भूखंड की लंबाई, अब भूखंड की लंबाई इससे 2 गुनी से, यानी चौड़ाई की 2 गुनी से 1 अधिक है। अभी तक हमने कुछ किया, बस जितना क्वेश्चन में कहा गया था उतना किया। तो इस चीज को क्या लिख सकते हो आप? 2x + 1, ठीक है। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो पहले मुझे आप ये बता दो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का एरिया क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा आसान होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई का गुणा चौड़ाई में। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब आप बताइए, आपको आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना? 528 मीटर दिया गया था, वर्ग मीटर। अब देखिए, अब लंबाई कितनी है आपकी दोस्तों? 2x + 1। लंबाई कितनी है? 2x + 1, ये आपकी लंबाई होगी। लंबाई क्या होगी? 2x + 1, ठीक है, ये लंबाई होगी। इंटू चौड़ाई कितनी है? x। चौड़ाई कितनी है? x, ठीक है। अब देखिए, अब पहले
528 से ऐसा ही रहने दीजिए बराबर। अब इसका गुणा अंदर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना इसका गुणा इसमें होगा पहले तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा एक का गुणा x में होगा तो सिर्फ x, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था आप या तो इस पद को इस साइड ले आइए यानी LHS वाले को RHS की तरफ ले आइए, RHS को LHS की तरफ ले आइए। तो हम क्या करते हैं, इन सारे पदों को इस तरीके से यानी LHS में ले आ रहे हैं, अपने बाएं हाथ की तरफ लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये 2x स्क्वायर है क्या दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का 2x स्क्वायर। अब ये प्लस का x है इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का x। अब 528 था, 528 किसका प्लस का, तो दोस्तों ये प्लस का 528 ही रहेगा। ये आप दोस्तों आपको एक चीज समझ में नहीं आई होगी कि यहाँ पर प्लस ही क्यों कर दिया, कोई चिन्ह नहीं है, तो मैं आपके लिए एक और आसान शब्द ये लिख दे रहा हूँ। 528 यहाँ पे था यहीं पे रहने दिया। अब ये 2x प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया किसका 2x स्क्वायर माइनस का। अब ये क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस का है तो माइनस का x बराबर 0। अब दोस्तों इसको हम व्यवस्थित रूप में लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। अब ये प्लस का 528 वैसा ही लिख दिया इक्वल टू 0। अब दोस्तों बताइए क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने इस व्यंजक को निरूपित कर दिया। तो आपको क्या पता है कि जो द्विघात समीकरण होगा वो किसके रूप में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो अगर ये रूल फॉलो कर रहा होगा तो वो समीकरण होगा, और जो कि दोस्तों ये आपका समीकरण है इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी आपने इस चीज का एक द्विघात समीकरण बना दिया। हमें क्वेश्चन में यही कह रहा था कि हमको पता करना है कि द्विघात समीकरण बनाइए। ओके, अब आपने ये भी सीख लिया। सेकंड क्वेश्चन है आपका दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत ही ज्यादा आपको ये नोट करना हो कर लीजिए। आई होप आपने किया होगा। अब दोस्तों आपकी ये सेकंड क्वेश्चन है क्या, सेकंड का सेकंड क्या देखिए दोस्तों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो दोनों पूर्णांक ज्ञात तो क्या पूछा गया, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर दो क्रमागत, आखिर ये क्रमागत कौन सी बला है, क्रमागत मतलब लगातार, जो चीज लगातार सीरीज वाई होगी, ठीक है, उसे क्रमागत कहते हैं। अब देखिए दो क्रमागत, जो दो क्रमागत हैं, दो क्रमागत पूर्णांक, उनका गुणनफल 306 है। क्या उनका जो गुणनफल है 306, तो हमें क्या करना है पूर्णांक ज्ञात करनी है। लेकिन हमको इस चीज को हम पहले ही पढ़ चुके थे कि द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, तो कैसे बनाओगे देखिए। माना, अब आप क्या लिखोगे माना, माना 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 पहला पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक बराबर x। अब आपके पास कितने पूर्णांक थे लगातार। अब देखिए लगातार कोई संख्या कैसे आती है, जैसे दोस्तों मैं ये कहूं 6 के बाद सारी लगातार संख्या बताइए, तो आप 6 कर दोगे 6 7 8, हमें 7 का प्राप्त हुआ जब हमने प्लस 1 जोड़ दिया, हमें 8 का प्राप्त हुआ जब हमने प्लस 1 जोड़ दिया, तो हमें दूसरा पूर्णांक पता हो जाता है लगातार ही वाला। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पूर्णांक कैसे पता करेंगे, देखिए माना पहला पूर्णांक x, तब दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तब दूसरा लगातार पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका। अब आप इसमें क्या कर दोगे, एक जोड़ दोगे x प्लस 1, अब आपको दोनों पूर्णांक मिल गए। अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जिसे बोलते हैं, प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि इन दोनों पूर्णांक का जो गुणनफल है वो कितना दिया है 306। यही तो प्रश्न है, ये मैंने ये नहीं कह दिया वंशानुसार, मतलब वंश के अनुसार, वंश। तो आप क्या समझ रहे हो कि ये प्रश्न कह रहा है आपसे कि इन दोनों पूर्णांक का जो गुणनफल है वो 306 है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार, मतलब ये आपका प्रश्न कह रहा है क्या कि दोनों पूर्णांक का गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस 1 कितना है साथियों 306। ठीक है, अब देखिए ये x का गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में होगा तो 1 ही रहेगा, यानी x
बराबर 306। अब आप चाहे इधर ले जाओ या इधर ले आओ, तो हम 306 को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306। जब आप 306 को इधर ले आए तो आपको पता करना है कि बराबर किसकी कर देना है, 0 के। अब देखिए, अब आप बताइए क्या ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण हो गया? क्या ये जो आपका समीकरण है वो द्विघात समीकरण हो गया? जी हाँ साथियों, आपका जो ये समीकरण है वो द्विघात समीकरण हो गया। आपने अच्छे से सीखा और अच्छे से कवर किया इस चीज को। अब देखिए तीसरा क्या है, रोहन है कि माँ 26 वर्ष बड़ी है तथा उनकी आयु का गुणनफल पे पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको सेम एक क्वेश्चन बचेगा जो आप सेम करोगे। ओके, इस क्वेश्चन को भी करते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब उनकी आयु वर्ष का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा सरल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोहन की माँ है वो रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उसके बाद क्या हो रहा है कि 3 साल बाद, यानी आज जो 2023 चल रहा है, क्या 2023, अब हम आज से 3 साल बाद देखें, यानी 2026 में, तो 2026 में रोहन की आयु और उनकी माँ की आयु का अगर हम दोनों का गुणनफल कर देंगे तो हमें 360 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 360। अब हमें इसे द्विघात समीकरण रूप में कैसे बनाना होगा, देखिए। अब चूंकि हमें पता नहीं है रोहन की आयु कितनी है और उसकी माँ की आयु कितनी है, तो हमें जब नहीं पता होता है तो हमारा एक मित्र काम करता है जिसे आप लोग क्या कहते हो, चर संख्या। चर संख्या इज दैट, अब हम मानेंगे एक्स को, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो दोस्तों, हल। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड का तीसरा हल। तो माना क्या दोस्तों, माना रोहन की आयु वर्तमान आयु है, ठीक है दोस्तों, माना रोहन की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, x वर्ष, ठीक। अब रोहन की माता की आयु कितनी हो जाएगी? हमें पता है कि रोहन की जो माता है वो उससे 26 वर्ष बड़ी हुई है। अब देखिए रोहन की माता की आयु, तो रोहन की माँ की है, माता माँ ही लिखो जो क्वेश्चन में माँ दिया है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। अब देखिए, अब एक चीज और कह रहा है क्या, कि जो मेन चीज है वो क्या कह रहा है दोस्तों, 3 वर्ष पश्चात। अब यानी 3 वर्ष, अब वर्तमान आयु x है तो मैं 3 वर्ष इसमें निकालूंगा, तो x का 3 इसमें भी जोड़ूंगा और x प्लस 26 में भी 3 जोड़ूंगा, तभी तो हमें पता चलेगा। तो अब क्या लिख दो यहाँ पर, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु यानी दोनों की आयु। अब देखिए, अब 3 वर्ष पश्चात दोस्तों, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, आयु हो जाएगी x प्लस 3, वर्तमान आयु x है, इसमें 3 जोड़ दिया, तथा माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की जो आयु हो जाएगी x प्लस 3 प्लस 26, यानी दोस्तों x प्लस 26 प्लस 3, तो दोस्तों 26 3 29, डायरेक्ट आप लिख सकते हो x प्लस 29 वर्ष, ठीक। अब देखिए, अब हमने प्रश्न को इतना कर लिया। अब प्रश्न हमसे ये भी कह रहा था क्या, कि इन दोनों का जो आयु का गुणनफल हो जाएगा 3 वर्ष बाद, कितना हो जाएगा, 360। ये बात मैंने कही नहीं कही, प्रश्न ने कही, और जो चीज प्रश्न कहता है तो हम क्या लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। क्या, प्रश्नानुसार। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेगा, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार इन दोनों की आयु का जो गुणनफल हो जाता है, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 का जो गुणनफल हो जाता है वो कितना हो जाता है दोस्तों, 360। अब देखिए, अब आप ये चीज कैसे करोगे, बहुत ही ज्यादा, पहले आप इसका गुणा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ओके, तो आप पहले x का गुणा x में करोगे, किसमें, x का गुणा x में, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, x का गुणा 29 में करोगे, किसमें, 29 में,
तो क्या हो जाएगा 29x। ठीक है, अब आप क्या करोगे दोस्तों, आपने एक पत्तों का लिया, आप 3 का गुणा x में करो तो क्या हो जाएगा 3x। देन उसके बाद क्या करना है आपको, 3 का गुणा 29 में करना है, तो 3 का गुणा 29 में करोगे तो आई होप 29 यहाँ 87, 87 बराबर 860 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 29x प्लस 3x क्या हो जाएगा 32x, 32x प्लस 87 क्या हो गया प्लस 87। ओके, अब ये बराबर किसके है 860 के, बराबर किसके 860 के। अब मैंने आपको बताया था क्या, या तो 860 को इधर ले आओ या इन सबको उधर ले जाओ, तो हम 860 को इधर ले आते हैं, क्या ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइन प्लस के 87, अभी प्लस क्या है तो माइनस का हो जाएगा 860 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये 860 इधर माइनस का इधर प्लस का है, तो 860 में से कितना घट जाएगा साथियों, कितना 87, तो 860 में से आप जब 87 माइनस करोगे तो 3 यहाँ पर बचा 5, अब 15 में से 8 जाए 7, यहाँ पर बचा 6, 673 किसका माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 673 इक्वल टू 0। अब आपकी ये बन गया द्विघात समीकरण, ये आपका क्या बन गया द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 673 इक्वल टू 0 हो गया। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा इस क्लास को। और दोस्तों आज का जो वीडियो रहा था वो आपकी प्रश्नावली 4.1 को खत्म करके गया, और आपने ये जान लिया कि हम द्विघात समीकरण को बनाते कहते हैं और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और आपने ये भी तो जाना है कि द्विघात समीकरण को कितनी विधियों से सॉल्व किया जाएगा। अब आप ये कल देखोगे, सॉरी कल का मतलब है जब आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप ये देखोगे कि आखिर हम इन चीजों के, अब आपने बनाना सीख लिया है। अभी दोस्तों आपने एक चीज देखी, यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था इनकी आयु बताइए या हमें इसका मान बताइए, लेकिन हमने अभी ये तो किया नहीं है। अब इन चीजों को हम करेंगे सॉल्व। अब हम सॉल्व करने की 3 विधियां होती है, क्या क्या, गुणनखंड और जिसे मध्य पद विभाजन विधि कहते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधाराचार्य सूत्र, वो अब आपकी प्रश्नावली 4.2 के अंतर्गत होगा कि गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए। अब हम आपके लिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।